दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। भारत में सुरक्षा देना, सुरक्षा की कैटेगरी तय करना बिल्कुल भारत रत्न देने जैसा हो गया है। मौजूदा दौर में भारत रत्न देने जैसा आपने देखा किस प्रकार से भारत रत्न बांटे गए। जिस राज्य की पार्टी को साथ लेना हो, जिस विरासत की पार्टी को साथ लेना हो, उसे भारत रत्न दे दो। अति पिछड़ों की राजनीति करने वाली जनता दल यूनाइटेड को साथ लेना था तो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाल रहे उनके पोते जयंत चौधरी को साथ लेना था, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया गया। और तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को अपनी जमीन तैयार करनी थी तो 9.5 साल के शासनकाल में आर्थिक सुधारों के पितामह पीवी नरसिम्हा राव याद नहीं आए, लेकिन चुनाव के वक्त तेलंगाना में जब सीटें बढ़ाने के लिए एक प्रयास करने का मौका था तो नरसिम्हा राव याद आए। यही स्थिति कमोबेश सुरक्षा व्यवस्था को लेकर है। हाल ही में आपने देखा कि हरियाणा में नफे सिंह राठी, इंडियन नेशनल लोक दल के प्रदेश अध्यक्ष, जो कई महीनों से सुरक्षा मांग रहे थे लेकिन किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, उन्हें सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई और अंततः नफे सिंह राठी को अपनी जान गंवानी पड़ गई। ठीक इसी तरीके से चंद्रशेखर रावण, आजाद समाज पार्टी के नेता, उभरते हुए दलित नेता, किसी पारिवारिक विरासत के बूते नहीं बल्कि अपने बूते उभर रहे, अपने संघर्ष के बूते उभर रहे दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण को कई सारे उनके साथ मारपीट की घटनाएं कई जगह हुई, लेकिन अब तक चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं दिया गया कोई भी सुरक्षा व्यवस्था। जो मेरी जानकारी में है उन्हें मुहैया नहीं कराई गई है, न तो Z+ कैटेगरी की, न तो Y कैटेगरी की, न तो X कैटेगरी की। ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है। लेकिन हो सकता है लोकल स्तर के 2-4 पुलिसकर्मी उनके साथ तैनात हो, या किसी दिन अब उनके लिए भी घोषणा कर दी जाए, चूंकि हम सवाल उठा रहे हैं, यह अलग मुद्दा है। लेकिन आज जो फैसला हुआ, बहुजन समाज पार्टी की नेत्री मायावती के घोषित उत्तराधिकारी उनके भतीजे आकाश आनंद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। ये Y+ कैटेगरी की सुरक्षा क्या होती है? Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं और उसमें कम से कम 2 कमांडो होते हैं। 11 सुरक्षा कर्मी और 2 कमांडो Y+ कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था में होते हैं। अब इन Y+ कैटेगरी की सुरक्षा आकाश आनंद को कब दी गई? ध्यान रखिए, उनकी पार्टी के उत्तर प्रदेश में इकलौते विधायक उमा शंकर सिंह ने राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट डालने का फैसला किया और कहा जाता है कि उमा शंकर सिंह के वोट के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो राज्यसभा के सीटों की संख्या से एक ज्यादा कैंडिडेट उतारे थे, तमाम तरह की क्रॉस वोटिंग की खबरें आपको सुनने को मिली। उन क्रॉस वोटिंग में भी उमाशंकर सिंह के वोट ने, हालांकि उन्होंने कोई क्रॉस वोटिंग नहीं की, उनकी पार्टी के कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे, लेकिन उनके वोट ने एक बड़ी भूमिका निभाई। उमाशंकर सिंह के वोट के बाद यह तय हो गया, लगभग तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मुकाबले के लिए बहुजन समाज पार्टी कितनी तैयार है। अन्यथा यदि बहुजन समाज पार्टी तैयार होती तो उमाशंकर सिंह का वोट नहीं पड़ता। उमाशंकर सिंह, आज ट्विटर पर यह भी देखने को मिला कि उनके बेटे की शादी है और उनके बेटे की शादी के लिए प्रधानमंत्री ने शुभकामनाएं भेजी है। शादी के लिए शुभकामनाएं भेजना नई बात नहीं है, लेकिन उस शुभकामना को एक विधायक के द्वारा भेजे गए निमंत्रण पत्र पर दी गई शुभकामना को सोशल मीडिया में शेयर करना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उमाशंकर सिंह का व्यक्तिगत इंक्लिनेशन होता, निजी तौर पर भाजपा का झुकाव होता तो अब तक बहुजन समाज पार्टी उन्हें पार्टी से निकाल बाहर कर चुकी होती। दानिश अली के साथ क्या हुआ था? कुंवर दानिश अली के साथ, कुंवर दानिश अली के पक्ष में बसपा उस तरह से खड़ी नहीं हुई जब रमेश बिधूड़ी ने उन पर बेहद आपत्तिजनक बात सदन के अंदर कही, लेकिन दानिश अली को पार्टी से निकाल दिया गया क्योंकि दानिश अली विपक्षी एकता की मुहिम में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगे हुए थे। उमाशंकर सिंह को नहीं निकाला गया है, जबकि उन्होंने वोट दिया है जाकर राज्यसभा चुनाव में। अब सवाल उठता है कि उमाशंकर सिंह ने वोट दिया और उसके बाद बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के वोट के बाद बहुजन समाज पार्टी के भविष्य माने जा रहे आकाश आनंद को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। जरा इस Y+ कैटेगरी की सुरक्षा की पूरी मौजूदा दौर में जो सुरक्षा दी गई है, इसकी एक एक
व्यक्ति को यदि आप पहचान करें तो पता चलेगा किसे दी गई है। नफे सिंह राठी का मामला मैंने बताया कि वो मांग रहे थे, सुरक्षा नहीं मिली। चंद्रशेखर आजाद रावण की भी यही स्थिति है, सुरक्षा उन्हें इस तरह की कोई कैटेगरी के दायरे में नहीं बांधा गया है। लेकिन कंगना रनौत 2014 के बाद देश को आजादी मिली है, ये बात कहने वाले गोदी मीडिया के बेशर्म एंकरों के सामने ये बात कहने वाली कंगना रनौत को भी Y+ कैटेगरी मिली है। अब कंगना रनौत के बारे में कहा जा रहा है उनकी पॉलिटिकल एंट्री भी होगी, शायद वो हिमाचल प्रदेश से चुनाव भी लड़ जाए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो पिछला लोकसभा चुनाव विपक्षी गठबंधन के साथ बिहार में लड़े थे, 5 सीटों पर लड़े थे, खुद भी लड़े थे 2 सीटों पर और 3 कैंडिडेट भी उतारे थे और 5 सीट हार गए थे। बावजूद इसके उनकी पार्टी के वोट प्रतिशत को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने साथ लाने का फैसला किया, उन्हें भी Y+ कैटेगरी दी गई है। जैसे ही वो जनता दल यूनाइटेड से अपनी पार्टी महागठबंधन के बाद वो जनता दल यूनाइटेड में आए और जनता दल यूनाइटेड से भी उनका मोह भंग बहुत जल्दी हो गया। वैसे किसी एक जगह वो टिकते नहीं है, मोह भंग हो ही जाता है, जल्दबाजी बहुत करते हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा साहब को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में आने के साथ साथ उसके कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। सन ऑफ मल्लाह कहे जाने वाले मुकेश सहनी, उन्हें भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और उनके 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं की पार्टी में अपने सहयोगी दल में डिफेक्शन कराकर सहयोगी दल के विधायकों को ही अपनी पार्टी में मिला लिया, पूरा विधायक दल ही उनका शून्य कर दिया। उन्हें भी Y+ की सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में है या नहीं ये वही बता सकते हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो पिछले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पब्लिक मीटिंग में गोदी मीडिया चैनलों पर, मेन स्ट्रीम के चैनलों पर, यूट्यूब चैनलों पर हर जगह कहा करते थे 10 तारीख को यानी 10 मार्च को यूपी विधानसभा की जो काउंटिंग होनी थी 2022 में, उसके बारे में कहा करते थे योगी जी जो संन्यास परंपरा के माने जाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके बारे में कहा करते थे कि 10 तारीख को 10 बजे टेलीविजन चैनलों पर और जगह जगह गाना बजेगा चल सन्यासी मंदिर में। चल सन्यासी मंदिर में जब तक कह रहे थे तब तक उन्हें Y+ कैटेगरी नहीं मिली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब अखिलेश यादव के गठबंधन में रहे ओम प्रकाश राजभर को लगा कि उनके गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी सरकार नहीं बना पाई तो आगे मंत्री पद संभावना है 2-4 दिन में ओथ ले लेंगे। लेकिन जब वो भाजपा के साथ आ रहे थे जुलाई 2022 में, उन्हें भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई। कितने नाम आप गिनेंगे Y+ कैटेगरी सुरक्षा के? कई नाम मैंने गिना दिए। और अब प्रत्यक्ष सहयोगियों का जिक्र ध्यान रखिए मैंने किया है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्यक्ष सहयोगी हैं यानी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, बने हैं, उन्हें Y+ कैटेगरी में उपेंद्र कुशवाहा भी है, ओम प्रकाश राजभर भी है, उसमें मुकेश सहनी भी है और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लगातार बोल रही कंगना रनौत भी है। अब बाकी कितने नाम हैं अब वो पूरी लंबी हो जाएगी, पूरी लिस्ट, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। खैर छोड़िए, अब सवाल उठता है कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जयंत चौधरी ने भी मांगी थी, 2021 में मांगी थी, अक्टूबर-नवंबर में, अब तक उन्हें नहीं मिली है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिनों में जयंत चौधरी को भी Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल जाए, क्योंकि अब वो भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन चुके हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के साथ ही किसानों के मुद्दे पर खुद को यह कहने कि मैं चवन्नी नहीं हूं कहने के बावजूद दिल जीत लिया के ट्वीट के सहारे, और उस ट्वीट के बाद सत्ता पक्ष में ट्रेजरी बेंच पर वो राज्यसभा में बैठे हुए नजर आए, तो कुछ तो इनाम मिलेगा। हो सकता है कि 2 या 3 लोकसभा सीट भी उन्हें उत्तर प्रदेश में मिल जाए और Y+ भी मिल जाए, क्योंकि Y+ इसी तरह से आजकल दिए जा रहे हैं। गठबंधन में आने पर Y+ मिलेगा, नफे सिंह राठी को नहीं मिलेगा, चंद्रशेखर आजाद रावण को नहीं मिलेगा। और Y+ की बात है, प्रत्यक्ष सहयोगियों की बात मैंने की कि प्रत्यक्ष सहयोगी जो एनडीए के हैं, जो साथ में हैं, उन्हें मिल रहा है। तो जो कथित तौर पर अप्रत्यक्ष सहयोगी कहे जा रहे हैं, जिनके कैंडिडेट की मदद से भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर फायदा मिल जाता है, उनको कौन सी सुरक्षा मिली है? याद कीजिए, हैदराबाद की एक पार्टी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM,
उस पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है, जिसमें 22 कमांडो होते हैं, 22 सुरक्षा कर्मी, जिसमें कुछ कमांडोज भी होते हैं। अब उन्हें कब मिली वो सुरक्षा नरेंद्र मोदी सरकार ने दी या उसके पहले मनमोहन सिंह सरकार ने दी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो Z+ कैटेगरी में है अभी। तो सुरक्षा देने का क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से सुरक्षा दी जा रही है, क्या इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस इनपुट है, या भारतीय जनता पार्टी के साथ में आते ही किसी व्यक्ति के ऊपर खतरा ज्यादा बढ़ जाता है जिस वजह से सुरक्षा दी जाती है? कि इस तरह का इंटेलिजेंस इनपुट तो तैयार नहीं होता कहीं, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जब तक भाजपा के साथ नहीं थे, क्या उन्हें खतरा नहीं था कि Y+ दी गई? मुकेश सहनी जब भाजपा के साथ नहीं थे, क्या उन्हें कोई खतरा नहीं था? और क्या ओम प्रकाश राजभर जब तक भाजपा के साथ नहीं थे, क्या उन्हें तब तक कोई खतरा नहीं था? या कंगना रनौत को कोई खतरा नहीं था? तो अप्रत्यक्ष सहयोगी माने जाने वाले, कथित अप्रत्यक्ष सहयोगी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भी उन्हें भी, असदुद्दीन ओवैसी को भी Z+ मिला है। और अब इसी कड़ी में आकाश आनंद का नाम है, मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद Y+ सिक्योरिटी अब उन्हें आज प्रदान करने का फैसला थोड़ी देर पहले हो गया। सवाल यह है कि इसके पीछे का गणित क्या है। उमाशंकर सिंह वाली बात मैंने आपको बताई। आगे की बात दरअसल यह है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव को यदि आप देखें 2022 के चुनाव को, तो साफ दिखाई दिया कि बहुजन समाज पार्टी बहुत मन से चुनाव लड़ती हुई नजर नहीं आई। जिस बसपा के वोट 19-20% या 22-23% से नीचे नहीं आते थे, वो बसपा 12-12.5% पर सिमट गई। और ऐसा हो क्यों रहा है? मायावती अपनी पार्टी को अपनी आंखों के सामने इतना कमजोर होते हुए क्यों देख रही हैं? और क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही है जिसमें मायावती, जिनके पास एक बेहद सॉलिड वोट बैंक हुआ करता था, उत्तर प्रदेश की आबादी में तकरीबन 21%, 21% दलित वोट है, और वो दलित वोट यदि मायावती खुल के मुकाबले में होती, 19% उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोट है, ब्राह्मणों का वोट भी उन्हें मिलता रहा है। वो ब्राह्मण मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी से आजकल बहुत खुश नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो मायावती उत्तर प्रदेश की सियासत को बदल सकती थी। लेकिन सियासत बदलने के लिए कमिटमेंट के साथ सत्ता के सामने खड़ा होना पड़ता है। CBI ED के दौर में सत्ता का मुकाबला करना पड़ता है, जेल जाने से डरना नहीं होता है। लेकिन क्या बहुजन समाज पार्टी के बारे में सब बातें कही जा सकती है? मैं नहीं जानता कि बहुजन समाज पार्टी किस वजह से वो चुनावी आक्रामकता नहीं दिखा पा रही जो आक्रामकता 2007 में दिखी, 2012 में दिखी, 2009 में दिखी। उसके बाद से बसपा की आक्रामकता कहां चली गई? और कई सीटों पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हार को विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के द्वारा लाए गए वोट और बहुजन समाज पार्टी द्वारा खड़े किए गए कैंडिडेट्स की स्थितियों को, उनकी लिस्ट को देखकर उन्हें भी जिम्मेदार ठहराया गया। और आम धारणा यह बनती चली गई कि बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हैं। यह आरोप समाजवादी पार्टी भी कई बार लगाती है, यह आरोप राजनीतिक प्रेक्षक भी लगाते हैं, और इस तरह का एनालिसिस सेफोलॉजिस्ट भी, चुनाव विश्लेषक भी करते रहे। अब सवाल उठता है कि आकाश आनंद को उस दौर में क्यों दी गई Y+ कैटेगरी की सुरक्षा? इसके पहले जब मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया, क्या तब उन पर खतरा नहीं था? क्या तब वो सुरक्षा के दायरे में आने के हकदार नहीं थे? बहुजन समाज पार्टी कम से कम सीटों के मामले में न सही, वोट प्रतिशत के मामले में एक बड़ी पार्टी है। मायावती का एक बड़ा जनाधार रहा है, एक मास अपील रही है। उनकी पार्टी को चिराग पासवान को सुरक्षा मिल सकती है। ध्यान रखिए, चिराग पासवान के साथ कमांडोज तैनात रहते हैं, उन्हें भी सुरक्षा मिली हुई है। और चिराग पासवान की तुलना में मायावती की पार्टी तो बड़ी पार्टी है, इस बात को मानना पड़ेगा। चिराग पासवान से ज्यादा वोट अपने बूते खराब से खराब दौर में भी मायावती लेकर आती है, बहुजन समाज पार्टी लेकर आती है। तो जिस दौर में BSP खराब परिस्थितियों में भी इतने वोट लेकर आती है, 12 से 12.5%, उस दौर में जब वो उत्तराधिकारी तय करती है मायावती, तब उनके उत्तराधिकारी को क्या Y+ या Z+ की सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए थी? सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए जब बेहद कम वक्त बचा है, इतना कम वक्त कि आप सोच नहीं सकते, इस दौर में आखिर क्यों आकाश आनंद को सुरक्षा दी गई? इस दौर में
दो तीन परिस्थितियां आपके सामने है। कांग्रेस पार्टी की कमान और विपक्षी इंडिया गठबंधन दोनों की कमान दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में है। चर्चा यह भी चल रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश की एक लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इंडिया गठबंधन के किसी भी दल के किसी भी उच्च पदस्थ सूत्र से बात करें, हाईली प्लेस्ड सोर्सेज से बात करें, तो साफ जाहिर होता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के अघोषित दावेदार हैं। राहुल गांधी कहीं से इंटरेस्टेड नहीं है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की चल रही है, कहीं ना कहीं उस दलित विमर्श को उभार कर सामने लाने की कोशिश है जो रामविलास पासवान के देहावसान और मायावती की पार्टी के कमजोर पड़ने के बाद और उसके बाद की परिस्थितियों में जो लाभार्थी चेतना में तब्दील होकर उस दलित चेतना का, उस दलित वोटर्स का एक बहुत बड़ा तबका बीजेपी की तरफ जा रहा था, जिसमें लाभार्थी चेतना और चुनावी हिंदुत्व दोनों का घालमेल था। इन दोनों का कॉकटेल परोसकर बीजेपी वोट ले रही थी। उन परिस्थितियों में मल्लिकार्जुन खड़गे की संभावित एंट्री के पहले बहुजन समाज पार्टी को गुड ह्यूमर में रखने की जो कोशिश है, ताकि बहुजन समाज पार्टी चुनाव को लेकर के 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस भूमिका में दिखी थी, उसी भूमिका में 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखे। यही भारतीय जनता पार्टी की कामना हो सकती है। परिस्थितियां सबके लिए अलग है। याद कीजिए भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के बयान को जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के दरमियान दिए गए थे, और वो बयान ये थे कि बसपा उत्तर प्रदेश में एक ताकत है। अब सोचने वाली बात यह है कि जो पार्टी खुद सत्ता की जंग, सत्ता के लिए सत्ता में बैठे हुए लड़ रही है, वो भला क्यों किसी विपक्षी दल को चुनावी माहौल में क्यों कहेगी कि बसपा उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक ताकत है। चुनाव की तो एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि सब खुद को, जिस कैंडिडेट या जिस पार्टी की जमानत भी जब्त होने वाली होती है, वो भी प्रेस के सामने आता है, वो भी जनसभाओं में जाता है, तो खुद को सबसे ताकतवर बताता है, और यही होना भी चाहिए। लेकिन भाजपा के मंच से, भाजपा के बड़े नेताओं के द्वारा यदा कदा ये क्यों कहा गया 22 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में कि बसपा एक ताकतवर पार्टी है उत्तर प्रदेश में। कई जगह तो कुछ लोग ये भी प्रचारित करते दिखे कि बसपा ही मुकाबले में है। दरअसल ये वोट को विभाजित करने की स्ट्रेटजी का हिस्सा था, और उसके साथ साथ दलित वोटरों के बीच में ये मैसेज देने की कोशिश थी कि हम मायावती के विरोध में नहीं है। ये कोशिश बीजेपी की तरफ से थी। आज आकाश आनंद को जब सुरक्षा दी गई है, तो सुरक्षा का रीजन एक रीजन हो सकता है, एक कारण हो सकता है जिस वजह से सुरक्षा दी गई है कि दलितों के बीच सिंपैथी जगाई जाए कि मायावती के उत्तराधिकारी के लिए भी हमने सुरक्षा का इंतजाम किया। जब वो पटना जा रहे थे आकाश आनंद, बड़ी रैली कर, बड़ा सम्मेलन कर रहे थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह वो जनता के बीच में दिखे, तब सुरक्षा देना याद नहीं आया। सुरक्षा आचार संहिता लगने के हफ्ते 2 हफ्ते पहले दी जा रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि दलित वोटरों में मल्लिकार्जुन खड़गे की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स यदि उत्तर प्रदेश में चल गई, देश के दूसरे हिस्सों में चल गई, तो क्या होगा। और बहुजन समाज पार्टी की दलित वोटरों को कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन के तरफ जाने से रोकने की कवायद में कोई एक सफल चेहरा हो सकता है, तो निश्चित तौर पर इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस देश में सबसे बड़ी दलितों की मास लीडर मायावती हैं। आज चाहे बहुजन समाज पार्टी को भले ही एक सीट मिले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, भले ही बहुजन समाज पार्टी कमजोर स्थिति में दिखाई दे, लेकिन एक पार्टी आप बता दीजिए जो अपने बूते कांग्रेस, भाजपा और सपा को उत्तर प्रदेश में छोड़ दिया जाए, तो जो पार्टी मुख्य मुकाबले में भी ना हो और वो 12.5% वोट लेकर आ जाए। दरअसल वही 12.5% वोट लाने की क्षमता, वो ताकत है जो उत्तर प्रदेश में 37% वोट जब सपा गठबंधन को मिलता है, 42% के करीब वोट जब भाजपा गठबंधन को मिलता है, यानी 5% का अंतर जब उत्तर प्रदेश में होता है, 5 से 5.5% का, तब लोगों को समझ में आता है कि बसपा को मिले 12.5% वोटों का महत्व कितना ज्यादा है। और इसी महत्व को भारतीय जनता पार्टी रेखांकित करती रही है। आकाश आनंद अभी एक नाम है, जयंत चौधरी को भी आप देखेंगे, हो सकता है कि उन्हें भी बहुत जल्द वाई कैटेगरी मुहैया करा दी जाए। कुछ और लोग जो भाजपा के साथ आ सकते हैं, उन्हें भी, जो भाजपा के साथ कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आने के लिए अधीर हो रहे हैं।
और वो इतने अधीर हो रहे हैं भाजपा के साथ आने के लिए, उन्हें भी हो सकता है कि कोई वाई कैटेगरी या कोई जेड कैटेगरी ही दे दी जाए। तो सुरक्षा के लिए अधीर हो रहे हैं, या भाजपा के साथ आने के लिए अधीर हो रहे हैं, या विपक्षी इंडिया गठबंधन में सहज नहीं हो पाने की वजह से अधीर हो रहे हैं, या गठबंधन सहयोगी चुनने में इंडिया गठबंधन के लोग और उनकी अपनी पार्टी अलायंस करने के मामले में उनकी इच्छा का सम्मान नहीं कर रही है, इसके लिए वो अधीर हो रहे हैं। किस वजह से आना चाहते हैं भाजपा के अंदर या भाजपा के सहयोगी दल के रूप में, यह भी सुरक्षा को तय करने का, सुरक्षा की कैटेगरी को तय करने का आजकल एक माध्यम बनता जा रहा है। देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 2014, 2017 यूपी, 2019 और 2022 यूपी, इन चारों चुनावों में सफलता को तय करने में बहुजन समाज पार्टी का गिरता हुआ जनाधार और उस जनाधार वाले वोट की भाजपा की तरफ हो रही शिफ्टिंग और मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तर प्रदेश में संभावित एंट्री के साथ उस भाजपा की तरफ हो रही शिफ्टिंग में लगाम लगने की संभावना, और इन सब से आगे चंद्रशेखर आजाद रावण की आजाद समाज पार्टी को अखिलेश यादव के द्वारा, जो अभी इंडिया ब्लॉक में है अखिलेश यादव, उनके द्वारा उनकी नगीना लोकसभा सीट पर समर्थन देने की संभावना, ये सारी चीजें दिखा रही है कि जब भविष्य दलित आंदोलन का, दलित विमर्श का उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद और चंद्रशेखर रावण के बीच सिमट जाए तो कोई नहीं जानता है कि दलित किसे अपना नेता मानेंगे। संभावनाएं हमेशा संघर्ष करने वालों के साथ होती है। सियासत का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। इस मंत्र को जिसने समझ लिया उसने भारत की राजनीति में अपने आप को स्थापित किया। नरेंद्र मोदी को उसके संघर्ष को देखिए, वो खुद बताते हैं किस प्रकार से वो संघर्ष करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। मुलायम सिंह यादव के संघर्ष को देखिए, ठीक इसी प्रकार से चौधरी चरण सिंह के संघर्ष को देखिए। संघर्ष, कांसी राम के संघर्ष को और मायावती के संघर्ष को देखिए, तब पता चलेगा कि संघर्ष कितना जरूरी होता है राजनीति की जमीन को समझने में और राजनीतिक मिजाज को समझने में। आज की तारीख में संघर्ष के बूते तो चंद्रशेखर रावण ही आगे बढ़े हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आकाश आनंद में प्रतिभा है, आकाश आनंद अच्छी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जमीन का संघर्ष चंद्रशेखर रावण ने देखा है वो संघर्ष आकाश आनंद ने नहीं देखा है। आकाश आनंद की परवरिश उस दौर में हुई है जिस दौर में उनकी बुआ के साथ सत्ता और पार्टी के चरमोत्कर्ष का ग्लैमर हुआ करता था। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में दलित वोटर्स संघर्ष के साथ न खड़ा हो जाए, लाभार्थी चेतना को छोड़कर दलित प्रधानमंत्री बनाने के नैरेटिव के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे को 7 लोक कल्याण मार्ग तक पहुंचाने के नैरेटिव के साथ न खड़ा हो जाए, इसको रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी का ताकतवर होना भारतीय जनता पार्टी को सूट करता है। लोकतंत्र में हर पार्टी ताकतवर होने की कोशिश करती है, करनी भी चाहिए, लेकिन ताकतवर होने के साथ साथ सीट में कन्वर्जन की स्थिति जब नहीं है, वो पार्टी वोट तो ला रही है, सीट नहीं ला पा रही है, तो वोटर छिटकना शुरू होते हैं। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने साफ कर दिया कि बहुजन समाज पार्टी 12.5% से नीचे जाने की ओर अग्रसर है। ऊपर जाने में बहुत मशक्कत करनी होगी, शायद तभी मायावती ने अपने आगे नई पीढ़ी को कमान देने का फैसला किया। देखते हैं नई पीढ़ी, सुरक्षा की राजनीति और उत्तर प्रदेश में दलित विमर्श की स्थिति। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में भी जहां बसपा का प्रभाव है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, जहां भी हो, थोड़ा बहुत बिहार हो, जहां भी प्रभाव है, उनके बीच इस राजनीति का कितना असर पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने Y+ की कैटेगरी आकाश आनंद को मुहैया कराकर अपनी तरफ से पहला दांव तो चल दिया है। आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।